हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड प्रॉफ के सब्जेक्ट पंचकर्म के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्म। तो इसमें हम सारी चीज़ों का बेसिक पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्म, यानी जो जो उसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में, उसे आज हम शॉर्ट में देखेंगे इस फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में। चलिए, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सा के दो प्रमुख भेद बताए गए हैं, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। जहां शमन चिकित्सा कुपित दोषों को शरीर के भीतर ही पचकार या शांत करती है, वहीं शोधन चिकित्सा कुपित दोषों को शरीर के मार्गों से बाहर निकालकर मूल रूप से रोगों का उच्चाटन करती है। यानी हमारे आयुर्वेद में दो चिकित्सा होती है, एक शमन और एक शोधन। शमन उसे कहते हैं जो शरीर में ही दोषों को शांत कर दे, उन्हें बाहर निकाले बिना ही। और शोधन वो होता है जो कुपित दोषों को शरीर से बाहर निकालता है और उसका मूल रूप से ही उस रोग को नष्ट कर देता है। पंचकर्म की परिभाषा, आयुर्वेद में शरीर से उत्सृज, दूषित एवं विकृत मल जैसे वात आदि दोष को बाहर निकालने वाली 5 प्रधान चिकित्सा पद्धतियों को पंचकर्म कहा जाता है। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में इनके अंतर्गत वमन, विरेचन, निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती और नस्य कर्म को मुख्य माना गया है। सुश्रुत संहिता में रक्त मोक्षण को भी विशेष स्थान प्राप्त है। पंच शोधन क्या होता है? पंच शोधन के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 कर्म आते हैं: वमन कर्म, विरेचन कर्म, वस्ती कर्म, नस्य कर्म और रक्त मोक्षण। वमन कर्म ऊर्ध्व भाग यानी मुख द्वारा कफ और पित्त प्रधान विकारों में दोषों का निष्कासन करता है। विरेचन अधो भाग यानी गुद मार्ग द्वारा पित्त और कफ प्रधान विकारों में दोषों का निष्कासन करता है। वस्ती गुद मार्ग के माध्यम से औषधि द्रव्य जैसे क्वाथ, तेल आदि का प्रयोग, जो मुख्य रूप से वात दोष की चिकित्सा में सर्वोत्तम है। नस्य नासा मार्ग से औषधियां, स्वरस, चूर्ण तेल का प्रयोग, जिससे शिरोभाग एवं ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों का नाश होता है। रक्त मोक्षण रक्त प्रधान विकार जैसे विसर्प, कुष्ठ, ठीक है, इट्स अ कुष्ठ, वात रक्त से दूषित रक्त को बाहर निकालता है। शोधन का महत्व एवं लाभ, आचार्य चरक के अनुसार शोधन चिकित्सा के माध्यम से शरीर के श्रोतांशों की शुद्धि होती है, अग्नि प्रदीप्त होती है, इंद्रियां प्रसन्न होती है, शरीर में हल्कापन या लघुता आती है। शोधन से निष्कासित दोष पुनः कुपित नहीं होते, रोगाणाम पुनर्उद्भवात्, ठीक है, जबकि शमन चिकित्सा में रोग के लौटने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसका एक श्लोक है, दोषा कदाचित कूपयन्ति, जिसे हम पढ़ते हैं रोग उत्पादनी अध्याय वेग नाधारण वाले चैप्टर में। ठीक है, रक्त मोक्षण के प्रकार, रक्त मोक्षण शस्त्र और अशस्त्र भेदों से अनेक प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है प्रछान, सूची या शस्त्र द्वारा बहुविध रेखांकित छेदन करके रक्त निकाला जाता है। शिराभेद क्या होता है कि शिराओं का वेधन करके व्यापक रक्तस्राव कराना, यह रक्त मोक्षण का सबसे उत्कृष्ट रूप माना गया है। अलाबु क्या होता है? तुम्बी के माध्यम से आकुंचन द्वारा रक्त निकालना कफज विकारों में उपयुक्त है। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। श्रंग क्या होता है? सींग के माध्यम से चूषण द्वारा रक्त निकालना, ये वातज विकारों के लिए है। जलों का उच्चारण, जौ के माध्यम से दूषित रक्त का निष्कासन पित्तज एवं सुकुमार रोगियों में उपयुक्त होता है। विशेष रोगों में उपयोग कुष्ठ में, वात रक्त में, सिरा ग्रंथि में और गृध्रिसी में। त्वगत रोग, त्वगत रक्त एवं दूषित दोषों के कारण उत्पन्न चर्म रोग का रक्त मोक्षण ही परम चिकित्सा है। ठीक है, कुष्ठ में रक्त मोक्षण बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वात रक्त में मर्म स्थानों की संधि में शोध और तीव्र वेदना में शिरावेद तुरंत वेदना देता है। सिरा ग्रंथि जहाँ होती है, शिराओं की ग्रंथि व वेरिकोज वेन की अवस्था में स्थानीय रक्त मोक्षण लाभकारी है। गृध्रिसी में, वातज कफज गृध्रिसी में, कटी प्रदेश में या कंटक शिरा वेधन का विशेष विधान है। इसे याद कर लेंगे। पंचकर्म इन स्वस्थ एंड आतुर, पंचकर्म चिकित्सा केवल रोगी की चिकित्सा तक सीमित नहीं है, अपितु ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम में स्वस्थ व्यक्ति में ऋतुचर्या के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन होता है। ऋतु परिवर्तन के समय शरीर में कुपित होने वाले दोषों को समय से बाहर निकाल देना ही ऋतु शोधन कहलाता है। इससे आयु, ओज और बल की वृद्धि होती है, जरा दूर होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पंचकर्म है ये सिर्फ रोगी के लिए नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, ताकि वो अपने स्वास्थ्य को लंबे टाइम तक मेंटेन कर सके। तो इन्होंने कहा है, जैसे कि हम जानते हैं ऋतुचर्या में किसी किसी ऋतु में दोष का संचय होता है, किसी में प्रकोप तो किसी में प्रशमन होता है। तो ऋतु के अनुसार ही, ऋतु जैसे परिवर्तन होता है उस अनुसार दोषों को बाहर निकालते रहना चाहिए और इसी को ऋतु शोधन कहा जाता है। इससे क्या होगा, आयु, ओज, बल की वृद्धि होगी, जरा दूर होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, सुदृढ़ होती है। आतुरस्य विकार प्रशमनम का मतलब है जब दोष दुष्ट होकर शरीर के विभिन्न स्रोतसों में संग यानी अवरोध उत्पन्न करते हैं या मार्ग का अवरोध उत्पन्न करते हैं और विभिन्न व्याधियों को जन्म देते हैं, तब आतुर यानी रोगी की अवस्था में प्रधान शोधन कर्म जैसे वमन, विरेचन, वस्ती द्वारा व्याधि का नाश किया जाता है। ऋतु शोधन आयुर्वेद में विशिष्ट ऋतु में विशिष्ट दोष का प्रकोप होता है, जिन्हें सम्यक काल में शोधन द्वारा बाहर निकाला जाता है। वसंत में कफ का, जिसका वमन होता है, वर्षा में वात का, जिसका वस्ती होता है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी जब मैंने आपको ऋतुचर्या पढ़ाया था। वी से वसंत, वी से वात और वी से वस्ती हो जाएगा। शरद में पित्त का होता है और इसमें विरेचन कराते हैं। इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है कि सामान्य इंडिकेशन और सामान्य, देखो ये सामान्य इसलिए क्योंकि अलग अलग व्याधियों के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सामान्य क्या है, जिनमें हमें कराना है, जिनके शरीर में गुरुता हो, बलहानि हो, अग्निमांद हो और स्रोतस का अवरोध हो, बलवान रोगी हो, क्योंकि जो बिल्कुल हीन बल वाले लोग हैं उनमें नहीं किया जा सकता, उनमें तो शमन चिकित्सा और दीपन पाचन किया जाता है। जिनमें उत्कष्ट यानी एग्रेवेटेड दोष हो, ठीक है, प्रकोप हो, जीर्ण और कष्ट साध्य रोग हो, जिनमें शमन औषधियाँ अब काम नहीं कर रही हैं, ऋतु संधि काल में स्वस्थ रक्षा है। तो ठीक है, ये स्वस्थ की रक्षा के लिए है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। सामान्य कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, अति बाल, बहुत छोटा बच्चा है या बहुत ज़्यादा एल्डर है, जिनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। गर्भवती स्त्री में तो बिल्कुल नहीं देना है। अति क्षीण, दुबले पतले, रोग शरीर वाले, शोथयुक्त, पांडु रोग के अति गंभीर रोगी, इन्हें नहीं करना है। और जो मूर्छित है, मध्य वाले हैं, जिन्होंने मद्य पी रखी है, अल्कोहल वाले हैं, तृष्णा जिन्हें लगी है, भूख जिन्हें लगी है, मानसिक रूप से जो सही नहीं है, ठीक है, जो स्टेबल नहीं है, उन्हें नहीं करना है। अग्नि एंड कोष परीक्षा में क्या होता है, अग्नि परीक्षा, अग्नि 4 प्रकार की होती है। विषमवात की वजह से, तीक्ष्ण पित्त की वजह से, मंद कफ की वजह से और समदोष की वजह से। शोधन से पूर्व रोगी की अग्नि का बल देखकर ही स्नेहपान की मात्रा और शोधन औषधि की तीव्रता तय की जाती है। ये चीज़ याद रखेंगे कि कैसे अग्नि देखकर ही स्नेहपान की मात्रा कितनी होनी है और शोधन कितना देना है, मृदु, तीव्र या मध्यम, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। कोष्ठ की बात करते हैं तो कोष्ठ परीक्षा 3 प्रकार का कोष्ठ होता है, क्रूर, मृदु और मध्य। क्रूर कोष्ठ वात की वजह से, जिसमें मल कठोरता से निकलता है, कॉन्स्टिपेशन, जिसमें विरेचन के लिए तीव्र और उच्च मात्रा की औषधियों की आवश्यकता होती है। मृदु कोष्ठ जिसमें पित्त प्रधान है, अल्प औषधि, दुग्ध मिध्विका से ही दस्त लग जाते हैं, ठीक है। मध्य कोष्ठ वाले में समदोषयुक्त सामान्य औषध से सहज ही मलशुद्धि होने वाला कोष्ठ। इसे हम जब हम पढ़ेंगे ना स्नेहपान, उसमें हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं, तो हमें बेसिक आना चाहिए कि कोष्ठ भी देखते हैं, अग्नि भी देखते हैं, किस किस को हम दे सकते हैं, इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, ठीक है। तो अब भी सिर्फ आप बेस पक्का कर रहे हो, क्लिनिकल एप्लीकेशन लोगों को, ठीक है, ये हम बाद में सब पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एंड शोधन, दोष गति, उपस्थित दोष, प्रकृति प्राप्त पुरुष लक्षण और अष्ट महादोष कर भाव देखिएगा। दोष गति 3 होती है, कोष्ठगामी, शाख्य और मर्म अस्थि संधि। शोधन का मुख्य सिद्धांत होता है दोषों को शाखाओं से खींचकर कोष्ठ में लाना, जहाँ से उन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सके। समझते हो कि नहीं समझते? देखो, जो दोष शाखा में चले गए,
तो उन्हें अब आपको देखो, जो वमन है, विरेचन है और वस्ती है, वो सब आपका जीआईटी तक ही काम करता है, वो उधर लेफ़्ट राइट टिश्यूज़ में तो नहीं घुसता। तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य ये होना चाहिए, जो लेफ़्ट राइट और हमारे धातुओं में स्थित हो गए हैं, जाके उन्हें पहले कोष्ठ में लेके आओ, फिर कोष्ठ में वमन, विरेचन और वस्ती करा के उन्हें निकाल दो। तो सबसे पहले है कि पहले वो कोष्ठ में तो आए। समझते हो गए, नहीं समझते प्यारे बच्चों? उपस्थित दोष, जब दोष अपने स्थान से च्युत होकर, च्युत मतलब डिस्प्लेस होकर स्रोतस में संग करते हैं और पचते नहीं हैं, तब वो उपस्थित दोष कहलाते हैं। इनका ही शोधन किया जाता है। इजी था। प्रकृति प्राप्त पुरुष लक्षण, शोधन के उपरांत जब शरीर अपनी मूल प्रकृत अवस्था में और समदोष स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब रोगी को लघु और दीपन पाचन आहार दिया जाता है। ये चीज़ भी हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे कि जब रोगी का शोधन हो जाता है, उसके बाद उसे पथ्य कल्पना में जो हमने पढ़ा यूश यवागु, ठीक है, कृष्णा, तो ये सारी चीज़ें उसे दी जाती हैं और रसायन दिया जाता है। अब इसमें देख रहे हैं अष्ट महादोष कर भाव क्या होता है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 में वर्णित 8 बड़े दोष जो स्नेह पान या शोधन के दौरान लापरवाही बरतने से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे मूर्छा, भ्रम, स्तंभ, अग्निनाश, उनका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हमें मतलब स्नेह पान या शोधन अगर हम करा रहे हैं और उसमें हमें कोई लापरवाही हो जाती है, तो उसमें क्या हो सकता है, ऐसे लक्षण हो सकते हैं जैसे मूर्छा, भ्रम, स्तंभ, अग्निनाश। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रिक्वायरमेंट ऑफ पंचकर्म थिएटर, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले श्रोणी या द्रोणी यानी विशेष काष्ठ जैसे नीम, सारीवा या महुआ से बनी अभ्यंग एवं स्वेदनार्थ बेड। ठीक है, फिर उसके बाद वाष्प स्वेदन यंत्र, नाड़ी स्वेद और वाष्प स्वेदन हेतु आधुनिक व परंपरागत उपकरण होता है। वस्ती यंत्र होना चाहिए जिसमें नोजल एंड बैग हो, इनेमा, ठीक है, जिसमें वो भर सके। नस्य पात्र एवं रक्त मोक्षण उपकरण, नस्य पात्र हो, जौंक रखने के लिए नीचलों का, और शिरावेद हेतु सिरिंज और शस्त्र होने चाहिए। आपातकालीन जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन मशीन, आपातकालीन औषधियाँ जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आईवी फ्लूइड्स, एंटीहिस्टामिन्स। आधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन क्या हो जाएगा, डिजिटल कंट्रोल्ड हर्बल स्टीम जनरेटर, ऑटोमेटेड बस्ती डिलीवरी सिस्टम, नाड़ी परीक्षण यंत्र एवं आधुनिक बायो सेंसर आधारित मॉनिटरिंग यूनिट। जो भी जिस हिसाब से भी हमें जो जो चीज़ें की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तो बच्चों ये था फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्म।